ठीक है। तो देखिए भारत में जीवों के संरक्षण के लिए सारी की सारी जो मुहिम शुरू होती है ये होती है 1972 से। 1972 में एक सम्मेलन होता है, इसको बोलते हैं हम स्टॉकहोम सम्मेलन। 1972 में एक सम्मेलन होता है स्टॉकहोम सम्मेलन, और स्टॉकहोम सम्मेलन यूनेस्को के द्वारा आयोजित किया जाता है। वो किसके संबंध में था? जीवों के संरक्षण के संबंध में था। तो 1972 में जब ये स्टॉकहोम सम्मेलन आपका कंप्लीट होता है तो फिर सभी देशों को इस निर्देश दिए जाते हैं कि अपने अपने जगहों पर जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएं। तो फिर 1973 में आप देखेंगे भारत सरकार के द्वारा एक बिल पास किया जाता है जिसको हम बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जब पास हो जाता है तो फिर भारत में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव संरक्षण के लिए हम राष्ट्रीय पार्कों को स्थापित करते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्यों को संरक्षण करते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट भी बनाए गए यूनेस्को के द्वारा, और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि कई सारे जो है वो आपके बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उसी तरह से हम लेकर चलते हैं इसको। तो यहाँ पर लिख लें आप पहले 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, ठीक है। उसके बाद 1973 भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो जीवों के संरक्षण से संबंधित आप देखेंगे कई सारी चीज़ों को भारत में लागू किया गया है। जैसे पहले हम बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं जैव विविधता, जैव विविधता हॉट स्पॉट कहा जाता है इनको, हॉट स्पॉट, ठीक है। जैव विविधता हॉट स्पॉट की बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर जैव संरक्षित क्षेत्र, जैव संरक्षित क्षेत्र, इसके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क, और कुछ हम बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं इनको लिख देता हूँ। इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं मैं। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की हम बात करें तो देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, जैव विविधता तो आप समझते ही हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा प्रजातियां किसी स्थान पर पाई जाएं वो जैव विविधता कहलाएगा। और हॉट स्पॉट से मतलब ये होता है गर्म स्थल, इसको हिंदी में बोल सकते हैं। हॉट स्पॉट से मतलब होता है संवेदनशील क्षेत्र, सेंसिटिव जोन। संवेदनशील क्षेत्र का मतलब है कि किसी भी स्थान पर, मान लीजिए पश्चिमी घाट पर भारी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि वहां सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। तो जैव विविधता किसी भी स्थान पर अत्यधिक मात्रा में मौजूद है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण, मानवीय गतिविधियों के कारण अगर वो जैव विविधता खतरे में आ जाती है तो वो जैव विविधता क्या हो गई? संवेदनशील हो गई, सेंसिटिव एरिया हो गया।
तो यूनेस्को के द्वारा उन क्षेत्रों को सेंसिटिव या संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है जो मानवीय क्रियाओं के द्वारा वहां की जैव विविधता खतरे में आ गई है, वहां की जैव विविधता संकटग्रस्त होने लगी है। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कर दिया है, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट से सीधा ध्यान रखना संवेदनशील क्षेत्र, ठीक है, सेंसिटिव जोन कहलाते हैं। तो यहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत भारी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन मानवीय क्रियाओं के द्वारा या अन्य किसी क्रियाओं के द्वारा अगर वो जैव विविधता खतरे में है तो उसको क्या कर दिया है, हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट की बात करेंगे। और एक और प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, एसएससी में पूछ सकते हैं, कांस्टेबल में कभी नहीं पूछा जाएगा, कि जैव विविधता हॉटस्पॉट नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है, ध्यान रखना यहां पर एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है आपको। जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है वो शब्द दिया गया नॉर्मन मेयर्स के द्वारा। नॉर्मन मेयर्स के द्वारा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट या जैव विविधता हॉटस्पॉट नाम दिया गया, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहां पर कुछ और हैं, जैव संरक्षित क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है कि जैव मंडल, स्फीयर माने क्या होता है, जैव मंडल। जैव मंडल मतलब जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको संरक्षित किया जाए, मतलब पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को ही संरक्षित किया जाए। जैसे इकोसिस्टम आपने नाम सुना होगा, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है कि किसी भी निश्चित क्षेत्र पर पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाने वाले। अब मान लीजिए कोई आपका वर्षा वन वाला क्षेत्र है, उस वर्षा वन वाले क्षेत्र को अगर हम जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देंगे तो वहां पर सारी की सारी चीजें संरक्षित हो गई, जीव जंतु भी और पेड़ पौधे भी, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर हम जैव संरक्षित क्षेत्रों की बात करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पार्क आता है, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ध्यान रखना वे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पर जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है, संरक्षण प्रदान किया जाता है, लेकिन मानवीय क्रियाएं बिल्कुल अलाउ नहीं होती हैं। मानवीय क्रियाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। मानव यहां पर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं कर सकता है, ना ही जंगल से लकड़ी काट सकता है, ना ही वहां पर चारागाह के रूप में इसको उपयोग कर सकता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय पार्क वे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पर वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है, मानवीय क्रियाएं प्रतिबंधित होती हैं, पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। लेकिन ये वो संरक्षित क्षेत्र होता है जहां पर सरकार से इजाजत लेकर मानवीय क्रियाएं की जा सकती हैं। कुछ हद तक लकड़ी काटना या अन्य क्रियाकलाप कर सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा, इजाजत लेने के बाद कर सकते हैं, परमिशन के बाद ही ऐसा हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी इसके अंदर आ जाती है। तो ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बावजूद, इसके अलावा एक चीज और हम जानेंगे जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसको हम बोलते हैं रामसर सम्मेलन। हम पढ़ेंगे रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है। आर्द्र भूमियां, तो वेटलैंड भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो साथ साथ में हम क्या करेंगे, वेटलैंड्स के बारे में भी बात करेंगे। तो रामसर सम्मेलन ईरान के अंदर हुआ था, उसके अंतर्गत ये सारे काम किए गए। तो पहले हम बात करें जैव विविधता हॉटस्पॉट। हेडिंग डालें आप लोग, जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, तो यहां पर लिखें यूनेस्को द्वारा भारत में
4 जैव विविधता हॉटस्पॉट, 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किए हैं, घोषित किए हैं। ठीक है, इन 4 में से 2 ही ध्यान रखना पूर्णतः भारत में स्थित हैं, बाकी 2 भारत के साथ और पड़ोसी देशों को भी ले लिया गया है, क्योंकि जैव विविधता कोई राजनीतिक सीमा के अंदर तो नहीं होती है। तो जैव विविधताओं की जब कोई राजनीतिक सीमा नहीं होगी तो पूरे के पूरे क्षेत्र को ही संरक्षित करने के लिए जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तो कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। सीधा पूछ लेते हैं कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट में नहीं आता है। तो पहला तो ध्यान रखें पश्चिमी घाट, जो पहले से था पश्चिमी घाट। इसके अलावा ध्यान रखें पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय आ जाएगा इसके अंदर। ये दोनों ही ध्यान रखना जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध थे पहले से। बाद में शामिल किया गया एक और, इसको हम बोलते हैं, ये कहलाता है सुंडा क्षेत्र, या पहले लिखे हैं इंडो बर्मा, इंडो बर्मा क्षेत्र। तो इंडो बर्मा में इंडो भारत आ जाएगा और क्या आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा। तो भारत और म्यांमार वाले क्षेत्र में ये भारत तथा म्यांमार। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला को मान लीजिए आप, तो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला आपका, इसके अलावा पटकाई बूम, ये जो क्षेत्र है वो भारत और म्यांमार दोनों के बीच में आ जाता है। तो इसमें आपका इंडो बर्मा क्षेत्र है। इसके अलावा लिख लीजिए सुंडा क्षेत्र, सुंडा क्षेत्र। तो सुंडा क्षेत्र में आप ध्यान रखना भारत का अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र आ जाएगा। इसके अलावा इंडोनेशिया के द्वीप आ जाएंगे। ठीक है, तो लिख लेना अंडमान निकोबार भारत तथा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के द्वीप। तो ये क्षेत्र आपके आ जाते हैं किसके अंदर, सुंडा क्षेत्र के अंदर। तो ध्यान रखना भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, इनमें से 2 पूर्णतः भारत में हैं, बाकी ये पड़ोसी देशों के साथ में हैं। तो पूर्णतः भारत में स्थित हैं, पूर्णतः भारत में स्थित हैं। ठीक है, तो पूर्णतः भारत में अगर पूछा जाए तो कौन से हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। बाकी 2 भारत के साथ पड़ोसी देशों को शामिल भी किया गया है, एक इंडो बर्मा है और दूसरा सुंडा क्षेत्र कहलाता है। सुंडा जल संधि सुना होगा, तो वही क्षेत्र आपका कहलाता है इंडो बर्मा और ये आपका सुंडा क्षेत्र। अब इसके अलावा हम बात करें जैव संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी थी जैव संरक्षित क्षेत्र। कितनी संख्या है कोई बता सकता है जैव संरक्षित क्षेत्रों की? जैव संरक्षित क्षेत्र तो ये भी यूनेस्को द्वारा मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम, ठीक है, मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में 18 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। 18 जैव संरक्षित
क्षेत्र हैं। तो 18 जैव संरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं। मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम, इसको बोलते हैं MAB। MAB का मतलब है मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया कि ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित किया जाए जिसमें मानव भी शामिल आपका हो जाए, जिससे कि अलग थलग ना पड़े। जैसे राष्ट्रीय पार्क की हम बात करें तो जानवर अलग रह रहे हैं और उसमें मानव का प्रवेश नहीं है, तो मानव को भी संवेदनशील बनाया जाए और ऐसा संरक्षण दिया जाए कि पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वही संरक्षित हो पाए। तो 18 जैव संरक्षित क्षेत्र भारत में घोषित किए गए। इनको ध्यान रखें, कितने हैं? 18। और 18 में से ध्यान रखना 11 जैव संरक्षित क्षेत्र, 11 जैव संरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं। तो यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए इनमें से 11। 10 थे पहले, बाद में एक और शामिल कर दिया गया, तो अब 11 हो गए। तो ध्यान रखना 11 जैव संरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। और 11 कहाँ हैं मैप पर फटाफट से यहाँ पर जान लेते हैं। आप भी मैप पर बनाने की कोशिश करें जिससे कि आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने के लिए। ये मैप दिखाई दे रहा है क्लियर भारत का? तो देखिए मैं यहाँ पर लोकेट कर दूँ। पहला तो ऊपर से शुरुआत करें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक जैव संरक्षित क्षेत्र है, इसको बोलते हैं पिन वैली। पिन वैली या कोल्ड डेजर्ट, पिन वैली या कोल्ड डेजर्ट, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा हम आगे चले जाएं तो यहाँ पर उत्तराखंड आ गया। उत्तराखंड में नंदा देवी, उत्तराखंड में नंदा देवी। तो ध्यान रखना नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। ये हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखना। उसके बाद हम और आगे चले जाएं तो ये सिक्किम आ गया। सिक्किम में कंचनजंगा, तो कंचनजंगा को भी जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। तो कंचनजंगा एक जैव संरक्षित क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। कंचनजंगा भी बायोस्फीयर रिजर्व है सिक्किम के अंदर। अब उसके बाद हम चले जाएं अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में लिख लेना दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग। तो दिहांग दिबांग नदियों के बीच में अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक और जैव संरक्षित क्षेत्र है, तो इसको भी साथ में ध्यान रखें, ठीक है। दिहांग दिबांग कहाँ पर हो गया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब असम में हम आ जाएं। असम में एक तो ध्यान रखें यहाँ पर मानस जैव संरक्षित क्षेत्र है, और एक और ध्यान रखें यहाँ पर जिसको बोलते हैं डिब्रू साइकोबा, डिब्रू साइकोबा। डिब्रू साइकोबा और मानस, ये दोनों ध्यान रखना कहाँ पर है? असम में। असम के अंदर पड़ते हैं मानस और डिब्रू साइकोबा, दोनों के दोनों। अब थोड़ा सा हम चले जाएं मेघालय में, और मेघालय में मैं पहले बता भी चुका हूँ, गारो खासी जयंतिया शिलोंग के पठार पर गारो पहाड़ी में एक जैव संरक्षित क्षेत्र है, या
इसका सबसे ऊंची चोटी कहलाती है शिलोंग के पठार की नौकरेक। तो नौकरेक कहाँ पर आ जाएगा? मेघालय के अंदर आएगा। मेघालय में नौकरेक आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम आ जाएं कहाँ पर? उड़ीसा में या पश्चिमी बंगाल में ये वाला जो क्षेत्र है सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा भी ध्यान रखना, सुंदरबन डेल्टा पश्चिमी बंगाल में एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। उड़ीसा में आ जाएं, उड़ीसा में सिंपली पाल जैव संरक्षित क्षेत्र है उड़ीसा के अंदर, सिंपली पाल। ठीक है। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश में कोई नहीं है। हम आ जाएं कहाँ पर? तेलंगाना में। तेलंगाना में एक पहाड़ी मैंने आपको बताई थी जिसको बोलते हैं शेषाचलम। शेषाचलम। तो शेषाचलम ध्यान रखना, शेषाचलम ये पड़ता है तेलंगाना। तो तेलंगाना के अंदर शेषाचलम एक जैव संरक्षित क्षेत्र हो गया। उसके बाद हम और नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, और भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है नीलगिरी पहाड़ियाँ। और नीलगिरी पहाड़ियाँ कितने राज्यों में है ये मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पर लिखूँगा नहीं, अपने आप लिख लेंगे आप। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ ध्यान रखना कहाँ पर पड़ता है? 3 राज्यों के अंदर आपकी आती है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत का सबसे पहला जैव संरक्षित क्षेत्र भी कहलाता है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ भी एक जैव संरक्षित क्षेत्र हो गया। उसके बाद इलायची पहाड़ियाँ, और इलायची पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की मैं बात कर चुका हूँ, कौन सी है? तो इलायची पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखना, उसका नाम है अगस्त मलाई। तो अगस्त मलाई भी एक जैव संरक्षित क्षेत्र है, अगस्त मलाई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में ये मन्नार की खाड़ी है, और मन्नार की खाड़ी को भी यूनेस्को ने क्या किया है? जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। तो मन्नार की खाड़ी भी एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर होगी? तमिलनाडु में। अगस्त मलाई कहाँ पर होगी? केरल में। ठीक है। शेषाचलम तेलंगाना में, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ मैंने बताया था केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों में आपकी आ जाती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखें ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार भी एक जैव संरक्षित क्षेत्र कहलाता है, ग्रेट निकोबार। और उसके बाद मध्य प्रदेश में 3 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। एक कहलाता है पन्ना, एक कहलाता है पंचमढ़ी, और एक कहलाता है अचानक मार अमरकंटक। तो अचानक मार अमरकंटक ये तीनों के तीनों जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिख लें इस जगह पर, इसको बोलते हैं हम क्या? कच्छ का रण। कच्छ का रण भी जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, जो स्थित है कहाँ पर? गुजरात के अंदर। तो ये ध्यान रख लो, गिन लो कितने हो गए? एक आपका, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है। तो ये भारत के 18 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है। कल इनके बारे में और चर्चा करते हैं आगे। तब तक आप इसको इस तरह से बना लीजिए या नोट कर लीजिए एक एक राज्य के हिसाब से कौन कौन सा है। तो धन्यवाद सभी लोगों का, थैंक यू।